इस्लाम बैंकिंग है क्या? इट्स अ बैंकिंग सिस्टम जो कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने बिजनेस और ऑपरेशन में क्या करते हैं, शरीय कंप्लायंस को फॉलो कर रहा होता है। तो क्या है इस्लामिक बैंकिंग? क्या है? रेफर टू सिस्टम ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग एक्टिविटी दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। क्या है? जो शरीय है उसके मुताबिक है। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें जो शरीय के प्रिंसिपल्स हैं उसको क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं उसमें। शरीय कंट्रोल मैकेनिज्म है क्या? बेसिकली जो शरीय कंप्लायंस या शरीय कंट्रोल मैकेनिज्म का काम होता है वो ये होता है कि जो भी बैंकिंग के अंदर एक्टिविटी हो रही हो विद इन द बैंक या आउटसाइड ऑफ द बैंक, जो कस्टमर के साथ हम डील करते हैं ऑन डिपॉजिट साइड और फाइनेंसिंग साइड जिसको करते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए? टोटली शरिया के असूल जवाबित के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, वो शरिया के असूल जवाबित भी डिफाइन है। ये नहीं है कि आप जाके बैठे और अपनी मर्जी से आपके पास एक सर्टेन नॉलेज है उसके मुताबिक आप डिसीजन करें। नहीं, एक सर्टेन वहाँ पे क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक कुछ स्टेट बैंक की एक इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं, सर्कुलर्स होते हैं, आईओफी स्टैंडर्ड है, जो शरिया बोर्ड होते हैं उसकी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस होती हैं, उनके फतावा जात होते हैं। तो उनको सामने रखते हुए शरिया को क्या करना होता है? कंप्लाई करना होता है। मतलब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं वहां पे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते, जी ये मेरी जो ओपिनियन है आप मेरे मुताबिक जो है ना इसको करें। नहीं, जो शरिया बोर्ड की इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन होगी, जो शरिया बोर्ड के फतावा जात होंगे, जो स्टेट बैंक के सर्कुलर्स हैं, उन चीजों को सामने रखते हुए क्या करना होता है? शरिया को कंप्लाई करवाना होता है, कंप्लायंस करवानी होती है उसमें, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि अगर आप शरिया को कंप्लाई नहीं करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगी? चैरिटी हो जाएगी। और जो बुनियादी मकसद है बैंकिंग का एज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शरिया कंप्लायंस की मेन क्या ऑब्जेक्टिव मकसद क्या होता है कि जो इनकम है 100% शरिया कंप्लायंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 100% शरिया कंप्लायंट होनी चाहिए। ये मेन या सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। और ये कब होगा? जब जो शरिया के असूल तवाबित बताए गए हैं उसके मुताबिक बैंकिंग की एक्टिविटीज आप परफॉर्म करें। अगर नहीं करेंगे तो देन ये वायलेशन हो जाएगी। देन ऑल ऑपरेशन ऑफ द बैंक आर इन कंफर्टेबल विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया। और ये जो आपको इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन दी गई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो उन गाइडलाइंस के क्या होनी चाहिए? मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, समटाइम जो है आप उनको एक प्रोसेस फॉर्मुलेट करके दे देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, फतावाजात दे देते हैं, बट वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रही होती। क्या होनी है? उनकी कंप्लायंस नहीं हो रही। तो आपने जाके वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी शरिया बोर्ड की ये इंस्ट्रक्शन थी या इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस थी, स्टेट बैंक का सर्कुलर ये की था, बट जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसमें ये गैप आ रहा है। ये क्या है? गैप। गैप को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि उसको क्या करना है? कंप्लायंस भी करवानी है। अगर आप कंप्लायंस में, अगर आप क्या है गैप को आइडेंटिफाई करना है, देन उसकी क्या करना है? कंप्लायंस को इंश्योर करना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो बस इट्स इनफ। नो, ऑडिट के लिए तो ये काफी है, फॉर ऑडिट इट्स इनफ। बट जब आप कंप्लायंस में होंगे तो सिर्फ ये नहीं कि आपने उस गैप को आइडेंटिफाई कर दिया, बल्कि आपने क्या करनी है? उसकी कंप्लायंस को भी इंश्योर करना है। देन रिफाइनमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेप्स। आप गए एक दफा शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शन दी ब्रांचेस को, आप जब रिव्यू पे गए तो आपको लगा कि जी इसकी वजह से अभी कहीं इसमें कमी है, इसको मजीद रिफाइन किया जा सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि जी डिपॉजिट स्लिप जो भी आएगी उसमें कहीं पे लेट फी होगी तो आप कलेक्ट नहीं करेंगे। लेट फी आप क्या करेंगे? कलेक्ट नहीं करेंगे। और उसमें शरिया बोर्ड ने एक इंस्ट्रक्शन दी कि अगर लेट फी वाला चलान होगा तो उसके ये स्टेप्स होंगे। ठीक, क्या है लेट फी? अच्छा, बाद में हम गए, हमने देखा कि सिर्फ लेट फी नहीं है बल्कि कुछ स्कूल हैं जो कुछ वोचर ऐसे होते हैं जिसमें छुट्टी का फाइन भी होता है, मीन लीव फाइन। अब हमें लगा कि पहले जो हम दिया गया उसमें ये लीव वाला जो है थोड़ा रह गया था, इसको भी क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। तो आपने जाके ये भी चेक करना होता है कि आपने पहले एक इंस्ट्रक्शन दी जो ऑलरेडी दी गई हैं, क्या उसमें कहीं थोड़ा बहुत कमी कोताही रह गई है? अगर डेफिशिएंसी रह गई है तो उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करें, देन उसको भी क्या करना है? फुलफिल, शरिया कंप्लायंट करवाना होता है। तो ये भी शरिया कंप्लायंस का काम है। आल्दो ये एजुकेटिंग स्टाफ सबसे आखिर में रखा है, बट इसका नंबर सबसे पहले आता है। इसका नंबर क्या है? सबसे स्टाफ की जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है उसको नॉलेज नहीं होगा इस्लामिक बैंकिंग का, उसकी प्रैक्टिसेस का या उसकी इंप्लीमेंट करने का, तब तक ये ऊपर वाले स्टेप हैं शायद वो काम ना करें। अगर आप इस एक नॉलेज को बढ़ा देते हैं
तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंप्लायंस है वो क्या हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी। तो जो नॉलेज है वहां पे जो बंदा बैठा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बैंक, जो कि उसका ऑपरेशन है उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, और बैंक का, एक इस्लामिक बैंक का जो इमेज है वो मार्केट में फेंकने के लिए या मार्केट में उसको अपग्रेड करने के लिए भी वो जो फ्रंट एंड पे स्टाफ बैठा है उसका नॉलेज क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियल साइड पे इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, ब्रांच बैंकिंग साइड से बहुत ज्यादा क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, और वो ही बैंकिंग का इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। इस्लाम बैंकिंग का क्या कर रहे होते हैं, इमेज बिल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, वो इमेज कब पॉजिटिव होगा, जब उनके पास नॉलेज होगा। अगर उनका नॉलेज लेवल अच्छा है और वो कस्टमर क्यूरीज को क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं अच्छी तरह, तो ऑटोमेटिकली इस्लाम बैंकिंग का क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब है, वो तो पूरे बैंक में टोटल 3 है और उनमें सबसे ज्यादा रोल आरएसबीएम जो कि मुफ्ती साहब का। अब सारे जहर पूरे बैंक के जो कस्टमर है उनको तो डील नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। कभी कभार चले जाते हैं सरप्राइज विजिट में, बट वो एक रैंडम होता है। जो ज्यादा इंटरेक्शन हो रही है वो किसकी हो रही होती है, जो ब्रांच का स्टाफ होता है। तो उसका नॉलेज का हाई होना, सफिशिएंट लेवल होना, वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। एक चीज आप जहन में रखिएगा कि जो शरिया कंप्लायंस है ना, उसको इंश्योर करना ना सिर्फ शरिया बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ शरिया कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ शरिया ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बंदा जो इस्लामिक बैंकिंग में काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंश्योर करे। इस चीज को जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है जो उसको डील कर रहा है, उस वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह की जो शरिया बोर्ड की इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस है उसको क्या करें, सोच करें। हाँ, हमारी हद तक ये है कि हम जाके शरिया कंप्लायंस रिव्यू करते हैं, शरिया ऑडिट होता है, उसमें हम जाके चेक कर सकते हैं कि जी अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो हम उसको क्या आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर जो एक प्रॉपर है वो उसको हम गाइडलाइंस दें उसके ऊपर। अच्छा, ब्रांच में एक तो हमने अब जनरल डिस्कशन कर ली। स्पेसिफिकली जब आप से फॉर इंस्टेंस किसी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, शरिया बोर्ड की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और रेगुलेटर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ये दो जो है ऑर्गन्स हैं जो कि बैंक की जो शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड या शरिया से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको देख रहे होते हैं। नोटिस बोर्ड होता है एक जो कि ब्रांच में डिस्प्ले होना लाजमी है, और नोटिस बोर्ड, अच्छा जो ब्रांच बैंकिंग में यहाँ पे या बैंकिंग में है, ओके फाइन, नोटिस बोर्ड किसके लिए लगाया जाता है, पब्लिक के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, पब्लिक फॉर कस्टमर लगाया जाता है। पहली बात तो ये है कि नोटिस बोर्ड ऐसी जगह डिस्प्ले होना चाहिए जहां पे वो इजिली एक्सेसिबल हो। सबसे पहली बात क्या हो, इजिली कोई भी कस्टमर है वो आसानी से जाके उसको देख सके। यूजली हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ ब्रांचेस में नोटिस बोर्ड ऐसी जगह प्लेस होता है कि एक तो नजर नहीं आ रहा था, दूसरा आगे बैंक का स्टाफ बैठा होता है और पीछे क्या होता है उसके, नोटिस बोर्ड। अब जाहिर है जो कि ले मैन जाता है, एक आम बंदा जाता है, वो तो पहले ही बैंक में बड़ा मुश्किल से जाता है, यदि वहां पे बाबू बैठे, आल ये इसकी एक मिसकंसेप्शन है, बाबू वहां पे नहीं होते, आम लोग ही होते हैं, और ये तो बैंकिंग में जो काम कर रहे हैं उनको आइडिया है। बट एक मिसकंसेप्शन है या उनका कंसेप्ट होता है कि जी बाबू लोग होते हैं, वो तो एंटर ही बड़ी मुश्किल से होते हैं, और अगर आगे वो बैंक का स्टाफ बैठे तो उसके पीछे जाके वो कैसे देखेंगे उसको, ये मुमकिन नहीं। हो सकता है बड़े शहरों में कुछ हो, बट छोटे शहर जो देहात है उसमें तो ये बहुत मुश्किल है कि वो जाके आपको क्रॉस करके पीछे जाके नोटिस बोर्ड देखे। तो एक चीज तो आपने ये इंश्योर करनी है सबसे पहले कि वो जो नोटिस बोर्ड लगा है वो इजीली एक्सेसिबल हो, कन्वीनियंट हो, कस्टमर चाहे तो आसानी से जाके उसको देख सके। ठीक है, पहली बात। उसके बाद देखना होता है कि जी नोटिस बोर्ड के आइटम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जाके हमने चेक करना है कि वाकई वो रिक्वायरमेंट है या नहीं। और सबसे पहली चीज क्या है, जाके उसकी लोकेशन को देखना है कि वाकई वो सही लोकेशन पे डिस्प्ले है या नहीं है। ठीक है, अच्छा उसमें जो बड़ी एक चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट है शरिया बोर्ड की तरफ से भी होती हैं और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उस पे एक तो आपका जो मेन होता है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और वेटेजेस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इसका है आइडिया आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है और वेटेजेस क्या होती है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमें पता हो कि ये वहां पे लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि क्यों लगाना जरूरी है तो फिर हमारे लिए जाके चेक करना, कस्टमर को समझाना, या ऊपर वहां पे जो लोग ब्रांच में लोग बैठे हैं उनको समझाना, कन्विंस करना आसान होगा। अगर हमें पता नहीं है कि उसकी लगाने की वजह क्या है तो फिर हम भी कंफ्यूज और वो भी कंफ्यूज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वेटेजेस,
मुदारबा का तो होगा ना आइडिया, इसको तो मैं कल एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है कि जो भी प्रॉफिट होगा दोनों पार्टी के दरमियान इस रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये तो पता है ना जी। अच्छा, ये मुदारबा के लिए जरूरी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तयन करना क्या है, लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेन कॉस्ट का शरिया का असूल है जो मामलात से रिलेटेड जो वायलेट होगा इसमें। अगर पीएसआर का तयन नहीं करते तो जो कि मामलात से रिलेटेड, डीलिंग से रिलेटेड शरीयत के असूल ज़वाबित है, किस असूल की खिलाफ वर्जी होगी, गरर। अच्छा ठीक है, राइट, सही कह रहे हैं। क्या होगी, अनसर्टेनिटी, ये गरर होगा। तो उसको फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि पीएसआर का तयन क्या किया जाए, पहले से किया जाए। अच्छा, ये पीएसआर किसके, अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में जैसे हमने कहा कि दो साइड्स हैं हमारी, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात की हमने, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है। बैंक की जितनी फाइनेंसिंग होती है, क्या होती है, फाइनेंसिंग मीन आगे जो हम लोगों को घर दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, गाड़ियां फाइनेंस कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको जो हमारी फाइनेंसिंग होती है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक है या इस्लामिक है, वो बैंक की सारी क्या होती है, वो बैंक का एसेट होता है, वो बैंक का क्या होता है। दूसरी साइड है हमारी लायबिलिटी, क्या है, जितना भी इस्लामिक बैंक का डिपॉजिट है, जितना भी, वो जो एक अकाउंटिंग क्वेश्चन है उसके मुताबिक वो जो फॉल करते हैं, कहाँ पे फॉल करते हैं, लायबिलिटी। आल्दो कन्वेंशनल बैंक की लायबिलिटी और इस्लामिक बैंक की लायबिलिटी साइड में बहुत फर्क है, उसकी नेचर में क्या है, फर्क है। बट क्योंकि एक अकाउंटिंग का असूल है, उसके तहत जैसे वो लायबिलिटी को ट्रीट करें, हम भी क्या करें उसी तरह, फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द सेक ऑफ, जो कि एनुअली या क्वार्टरली हम पब्लिश कर रहे थे। डिपॉजिट हमारे पास दो तरह का होता है, बल्कि तीन है अगर हम कैटेगरीज की बात करें, करंट, सेविंग एंड टीडीआर। करंट हमारा कर्ज पे होता है, सेविंग और टीडीआर यूजली मुदारबा पे होते हैं, ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर में यही प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। अब डिपॉजिट की डीलिंग कहाँ पे होती है, ब्रांचेस में होती है, ब्रांच ही डील कर रही होती है, ठीक है। डिपॉजिट में जैसे मैंने कहा करंट अकाउंट किस पे है, कर्ज पे, और सेविंग किस पे है, मुदारबा। मुदारबा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक क्या होता है, रब्बुल माल, जो कि फंड प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसको इन्वेस्टर कहते हैं, जो कि फंड दे रहा होता है। दूसरी तरफ होता है मुदारिब, जिसको हम फंड मैनेजर कह रहे होते हैं, जो कि उस फंड को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। बैंकिंग में रब्बुल माल कौन होगा और फंड मैनेजर कौन होगा, जो डिपॉजिटर कस्टमर है वो क्या है, रब्बुल माल, और बैंक क्या है, एज अ फंड मैनेजर, मुदारिब, ठीक है। एक का पैसा है, दूसरा आपने क्या कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग का। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, कभी जाहिर कोई इस मकसद के लिए पार्टनरशिप नहीं करता कि जो नुकसान हुआ वो हम क्या करेंगे, मकसद क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग, क्या मकसद है। अब मेनली ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग का, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो देयरफॉर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या प्रॉफिट की तकसीम का तनासब है, उसको पहले से उसका तयन करना, उसको पहले से डिटरमिन करना, ये क्या है, जरूरी है, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो मुदारबा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी कैपिटल देती है, फाइनेंसिंग करती है, फंड प्रोवाइड करती है, और दूसरी उसको क्या कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, उसको क्या करिए, मैनेज। तो बैंक क्या करते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट करता है, फंड मैनेजर होता है, और जो सेविंग टीडीआर वाले डिपॉजिटर है वो क्या है, रब्बुल माल उसको कहते हैं, अरबाबुल अमवाल कह लें, या फंड जो कि प्रोवाइड कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉफिट शेयरिंग का है, तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग का तयन करना पहले से जरूरी है।